हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसका 5th टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है कल्चरल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। वो इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया का कल्चर है उसको प्रोपोगेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए जो बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं या खुद जैसे एनजीओज वगैरह हैं वो बने हुए हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अलावा हमने इंडियन कल्चर के बहुत से टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, जैसे क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, फोक डांसेस ऑफ इंडिया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो कल्चर से रिलेटेड हैं इंडिया में, उनको भी कवर किया है, और फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इनको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो पहला जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, मतलब इंसान के अतीत की, इंसान के पास्ट की स्टडी करना, लेकिन किसको इस्तेमाल करके? जो ह्यूमंस ने रिमेन्स छोड़े होते हैं उनको स्टडी करके इंसान का जो पास्ट है उसके बारे में जानना, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। जैसे अगर हम देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमें कैसे पता चला, उसके रहने सहने के बारे में, वो क्या खाते थे, वो क्या पीते थे, वो कैसे रहते थे, हमें कैसे पता चला? हमें पता चला जो उन्होंने रिमेन्स छोड़े थे वो उनके खुद के रिमेन्स, मतलब इंसान के रिमेन्स हो सकते हैं, या फिर जो उन्होंने चीजें बनाई हुई थी उनके रिमेन्स हो सकते हैं। उनको स्टडी करके ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, तो वो आर्कियोलॉजी की ही एक स्टडी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एपेक्स बॉडी जो है वो इंडिया की। किस लिए? ताकि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की जाए, जो मैंने पीछे समझाया वो रिसर्च की जाए, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की जाए, और इस रिसर्च से फिर हमारे पास जो निकल आता है, जो हमें पता चलता है, जो हमें चीजें मिलती हैं, हेरिटेज मिलती है। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। जो हमें विरासत मिलती है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी प्रोटेक्शन का काम इसको दिया गया है। मतलब पहले तो खोजना भी है, रिसर्च भी करनी है, उसके बाद प्रोटेक्शन भी उस चीज की करनी है जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है। ठीक है, जो ये इंस्टीट्यूशन है इसका मेन फोकस कहां पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मेन फोकस है प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड टेंजेबल हेरिटेज। इसका मतलब क्या है? वो चीजें, वो हेरिटेज जिसको आप हाथ लगा सकते हो, वो चीजें होती हैं फिजिकल या टेंजेबल। जैसे मूर्तियां होती हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो होती हैं टेंजेबल या फिजिकल। उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, ये काम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो इंटेंजेबल चीजें होती हैं, इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज होती है, डांसेस वगैरह जो होते हैं एटसेट्रा, उनका कोई प्रोटेक्शन का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं दिया गया है। और ये जो फिजिकल और टेंजिबल हेरिटेज होती है, कल्चरल हेरिटेज होती है, वो हमें कहां पे मिलती है? ये ऑब्वियस सी बात है, हमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट, जो कदीम, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं या आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, या कश्मीर में बर्ज़ोहोम की बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, वहां पे ये हमें चीजें मिलती हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और इसको बनाया गया था 1861 में। और इसके फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी बन गए। और अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन जो थे, जो इसके डायरेक्टर जनरल बने थे, वो कौन थे? दयाराम साहनी। वो 1930s के आसपास इसके डायरेक्टर जनरल बने थे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कौन से एक्ट जो हैं, कौन से रेगुलेशंस, कौन से लॉज जो हैं वो रेगुलेट करते हैं, वो गाइड करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, और उसके बाद है एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। ये जो एक्ट है ये भी इस इंस्टीट्यूशन को गाइड करता है, स्पेशली किस चीज के लिए? ये इस इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करता है कि ये रोक सके जो भी इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन एंटिक्विटीज होती है, मतलब जो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, उसको इलीगल एक्सपोर्ट करने से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रोक सकती है। समझ आ गया आपको? तो जैसे हमें पता है कि इंडिया में बहुत से एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कदीम मॉन्यूमेंट्स हैं और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो इसलिए इंडिया को जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने 37 सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ है। ये इंक्रीज भी हो सकते हैं, ये टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो 37 की फिगर है ये कांस्टेंट नहीं है। और उसके बाद हमें पता है कि ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें लार्ज वर्कफोर्स हमें मिलती है, जिसमें से आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं, कंजर्वेटर्स, एपिग्राफिस्ट होते हैं, एक आर्किटेक्चर साइंटिस्ट होते हैं, जो इसके रिसर्च के, बाकी प्रिजर्वेशन के काम जो हैं वो अंजाम देते हैं, मतलब उनमें अपना योगदान देते हैं।
और अगर कोई स्टूडेंट है जो डिग्रीज या डिप्लोमाज मतलब स्टडी करना चाहता है आर्कियोलॉजी में इसी इंस्टीट्यूशन से, तो इसका अपना एक इंस्टीट्यूशन है जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्कियोलॉजी, जो न्यू दिल्ली में है। वहां से आपको डिप्लोमाज और डिग्रीज भी मिल सकते हैं फॉर स्टडिंग आर्कियोलॉजी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अब हम नेक्स्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं। दूसरी कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो हम पढ़ेंगे वो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। आर्काइव्स एक ऐसी जगह होती है जहां पे पुराने जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको सेफ कस्टडी में रखा जाता है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया क्या है? ये है कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एंड्यूरिंग वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कस्टोडियन का मतलब होता है वो कोई इंसान या वो कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कोई चीज संभाल के रखी जाती है, जहां पे कोई चीज प्रोटेक्शन में रखी जाती है। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया क्या है? ये कस्टोडियन है किस चीज का? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो ऑफ एंड्यूरिंग वैल्यू हैं, मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। वैसे डॉक्यूमेंट्स यहां पे सेव करके रखे गए हैं, प्रोटेक्ट करके रखे गए हैं। रिकॉर्ड्स जो बहुत पुराने हैं, मतलब 1000, 1200, 1500 साल पुराने रिकॉर्ड्स, वहां से लेके ब्रिटिश इंडिया तक, उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो हैं वो यहां पे सेव करके रखे गए हैं। और कौन से रिकॉर्ड्स यहां पे सेव करके रखे गए हैं? आप देखिए, पब्लिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जैसे ऑर्डर्स वगैरह जो दिए जाते थे, प्राइवेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जैसे कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनके जो प्राइवेट जो उन्होंने चीजें लिखी हैं उनको यहां पे सेव करके प्रिजर्व करके रखा गया है। इसके बाद ओरिएंटल रिकॉर्ड्स है। ओरिएंटल मतलब क्या होता है? ईस्ट के रिकॉर्ड्स। जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए इंडिया और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं वो जो थी वो ईस्ट की कंट्रीज थी, तो उनको बोला जाता था ओरिएंटल कंट्रीज। ठीक है, तो उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो इसमें सेव करके रखे गए हैं। उसके बाद कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स, मतलब जो मैप्स वगैरह से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो भी, और माइक्रोफिल्म्स जो हैं वो यहां पे प्रोटेक्ट करके रखे गए हैं, जो इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। किस लिए? स्कॉलर्स के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी, और जो बाकी यूजर्स ऑफ आर्काइव्स हैं उनके लिए भी बहुत एक इनवैल्यूएबल, मतलब जो बेशकीमती चीज होती है वैसा सोर्स प्रोवाइड करती हैं ये। ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड्स इसमें रखे गए हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई थी 1891 में, और तब ये कहां पे इसका ऑफिस, मतलब ये कहां पे बनाई गई थी? कलकत्ता में, तब जब जिसको आज बोला जाता है कोलकाता ऑब्वियसली। और तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, क्योंकि तब जो था, तब ब्रिटिश जो थे वो इंडिया पे कंट्रोल करते थे, इंडिया उनके अंडर था, तो उन्होंने इसका नाम दिया था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। और ये बिगेस्ट आर्काइवल रिपोजिटरी है साउथ एशिया में। और फिर इसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया था 1911 में। यहां पे आपके लिए मेरा एक बहुत सा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि 1911 में ऐसा क्या हुआ था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, और उसी की वजह से नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है उसका जो हेड ऑफिस है वो कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। मुझे पता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं कि 1911 में इतना इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो गया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही आती है। और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बहुत से सेमिनार्स वगैरह जो एग्जीबिशन होती हैं वो रेगुलरली कंडक्ट करती हैं। जैसे अगर हम देखें कि 2016 में इन्होंने कुछ पेपर जो थे वो डीक्लासिफाई किए थे, और वो किनके बारे में थे? वो सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट जो थे उनको डीक्लासिफाई किया था, मतलब पब्लिक डोमेन में डाला था। पहले छुपा के रखे थे, कॉन्फिडेंशियल रखे गए थे, उसके बाद इनको फिर एग्जिबिट किया गया। वैसे ही अगर हम देखा जाए कि 2018 में भी द जम्मू कश्मीर सागा जो है वो एग्जीबिशन लगाई गई थी, जिसमें क्या जो कमेमोरेट क्या कर रहा था, जो क्या मना रहा था, जो जम्मू एंड कश्मीर की एक्सेशन थी इंडिया की, उसके 70 साल की एनिवर्सरी थी, 17वीं एनिवर्सरी थी, उसको मनाने के लिए ये एग्जीबिशन बनाई गई थी। तो जैसे हमें पीछे ऊपर पढ़ा कि इसका नाम पहले था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, और इसका जब नाम चेंज किया गया नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, वो कब चेंज किया गया? 30 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हम पढ़ने वाले हैं वो है द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। और
ICCR जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी डे टू डे वर्किंग में और इसकी डिसीजन मेकिंग में बहुत ही कम हिस्सा लेती है। मतलब इसको ऑटोनॉमी दी गई है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई है? ताकि इंडिया के जो एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस हैं उनको फॉस्टर करें, उनको प्रमोट करें थ्रू कल्चरल एक्सचेंजेस विद अदर कंट्रीज एंड देयर पीपल। मतलब इंडिया और जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ कल्चरल रिलेशन जो इंडिया के हैं वो मजबूत किए जाएं। और कैसे मजबूत किए जाएं? थ्रू कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब क्या है? जैसे बाहर के जो कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको इंडिया में दिखाया जाए। इंडिया के कल्चरल एस्पेक्ट्स, डांसेस वगैरह बाहर दिखाए जाएं। अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाहर का जो कोई फॉरेन नेशनल है वो इंडिया के कल्चर के लिए कोई एक अच्छी स्टडी करता है, कोई कंट्रीब्यूशन करता है अपना, तो उसको हम अवार्ड भी दे सकते हैं। ऐसा ये काम करती है ताकि बाहर की कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन जो हैं, कल्चरल रिलेशन जो हैं वो मजबूत हो जाएं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1950 में बनाई गई थी और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके फाउंडर कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो यही है ताकि इंडिया और बाहर की कंट्रीज के जो कल्चरल रिलेशन है वो मजबूत हो। लेकिन कैसे? थ्रू fostering and strengthening the cultural relation and mutual understanding between India and other countries to promote cultural exchanges, जो मैंने अभी पहले समझाया, and to develop relation with nations, और इसके थ्रू बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करना, ये इसका मेन फोकस है। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत से प्रोग्राम्स को फंड करती है, स्पॉन्सर करती है, ऑर्गेनाइज करती है, जो विजुअल आर्ट या परफॉर्मिंग आर्ट के हो सकते हैं। विजुअल आर्ट मतलब जैसे पेंटिंग होती है जिसको देखना होता है, जैसे स्कल्पचर्स होते हैं, और परफॉर्मिंग आर्ट होती है जिसको आर्टिस्ट खुद परफॉर्म करता है, जैसे डांस है, म्यूजिक है। तो वो ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, फंड करती है, स्पॉन्सर करती है, जो इंटरनेशनल अपील के होते हैं, मतलब जो इंटरनेशनली रिलेवेंट होते हैं, है ना। जैसे जैज फेस्टिवल ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है जैज फेस्टिवल। जैज जो है वो जॉनर ऑफ म्यूजिक है जिसका ओरिजिन वेस्ट का है, लेकिन इंडिया में इसको परफॉर्म किया जाता है, बल्कि एक फेस्टिवल होता है न्यू दिल्ली में इसके बारे में। और वैसे ही नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक फेस्टिवल जो गुवाहाटी में होता है, वहाँ पे भी बहुत से जो इंटरनेशनल लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े परफॉर्मर्स जो होते हैं वो यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है इसका, मतलब एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कल्चरल रिलेशंस बढ़ाने का दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो क्या है कि इन्होंने जो ये ICCR है, इन्होंने बहुत से अवार्ड जो है वो उनको इंस्टीट्यूट किया है, मतलब उनको स्टार्ट किया है। जो किनको दिए जाते हैं? वो फॉरेन नेशनल्स को दिए जाते हैं जो इंडिया की किसी कल्चरल फील्ड में योगदान दे, जो आउटस्टैंडिंग योगदान हो। ठीक है, और वो अवार्ड्स क्या क्या हैं? जैसे यहाँ पे है पहला डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड। मतलब क्या है? इंडोलॉजी वो स्टडी है जो मतलब इंडिया के कल्चर के लिए की जाती है, इंडिया की हिस्ट्री वगैरह पे जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं इंडोलॉजी। तो कोई एक जो फॉरेन नेशनल हो, उसने बहुत अच्छी स्टडी की हो किसी इंडिया के कल्चरल फील्ड के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड। उसके बाद वर्ड संस्कृत अवार्ड है, डिस्टिंग्विश्ड एलुमिनी अवार्ड है। उसके बाद जिजेला बोन अवार्ड या गिजेला बोन अवार्ड, इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। तो ऐसे ऐसे अवार्ड जो है वो इन्होंने इंस्टीट्यूट किए हैं ताकि अपना जो एम है कल्चरल रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ स्ट्रेंथन करना, वो पूरा किया जाए। ओके, तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन हम देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। और ये जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही सेटअप किया था, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आता है। और इसको सेटअप कब किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 1973 में। और इसका मेन एम क्या है, पर्पस क्या है? ताकि प्रमोटिंग इंडियन फिल्म्स, मतलब इंडिया की फिल्म जो हैं, मूवीज जो हैं, उनको प्रमोट किया जाए, और इंटरकल्चरल रिलेशंस जो हैं, इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, उसको प्रमोट किया जाए थ्रू फिल्म बेस्ड कल्चरल एक्सचेंजेस। मतलब क्या है? इंटरकल्चरल मतलब बहुत से जो कल्चर होते हैं वो इंडिया के अंदर ही होते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो मल्टी कल्चरल एक कंट्री है ना। तो उनके बीच में जो कल्चरल इंटरेक्शन है वो बढ़ाई जाए, और इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में भी जो कल्चरल इंटरेक्शन है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन मीडियम क्या होगा इसका? तरीका क्या होगा?
फिल्म बेस्ड कल्चरल एक्सचेंजेस, मतलब इंडिया की मूवी जो हैं वो बाहर दिखाई जाएं, बाहर की मूवी जो है वो इंडिया में दिखाई जाए। इस तरीके से बाहर के कल्चर्स के और इंडिया के कल्चर या इंडिया के बीच में ही जो कल्चर हैं आपस में, उनमें इंटरेक्शन बढ़ाई जाए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए। और इसके लिए क्या करता है, इस पर्पस को अचीव करने के लिए ये नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, वो ये है कि इंडियन मूवी जो हैं उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको पहचान मिले ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में, मतलब पूरी दुनिया में इंडिया की मूवीज को पहचान मिले। और जो ब्रिलियंट फॉरेन फिल्म्स हैं, मतलब बाहर की जो ब्रिलियंट मूवीज हैं, बहुत अच्छी मूवीज हैं, उनको शोकेस किया जाए, उनको दिखाया जाए जो इंडिया में ऑडियंस है उनको। तो इस पर्पस को, ये जो अभी तक हमने पढ़े इसके ऑब्जेक्टिव्स पर्पसेस जो हैं उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करती है। पहला है द नेशनल फिल्म अवार्ड और उसके बाद है दादा साहिब फाल्के अवार्ड। ये जो अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑफ इंडिया, जो भी कल्चरल से रिलेटेड हैं, इसके लिए भी हमारे चैनल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे मैंने डिटेल में नेशनल फिल्म अवार्ड या दादा साहिब फाल्के अवार्ड या जितने भी अवार्ड हैं इंडिया में, भारत रत्न वगैरह जो भी कल्चर से रिलेटेड हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। ओके, दूसरा जो ये चीज़ करता है वो क्या करता है, इवेंट कौन सा ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। उसके बाद कल्चरल एक्सचेंजेस, जैसे हमने समझा है, उन प्रोग्राम्स में जो है उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है और स्क्रीनिंग इंडियन फिल्म की जो होती है, मतलब इंडियन फिल्म्स को बाहर दिखाया जाता है बाहर की कंट्रीज़ में। उसके बाद इंडियन पैनोरमा जो है, ये एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है, इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं इंडियन पैनोरमा। उसमें कंटेम्प्रेरी मूवीज जो बेस्ट होती हैं वो सेलेक्ट की जाती हैं और दिखाई जाती हैं लोगों को, वो होता है इंडियन पैनोरमा। उसके लिए भी ये सिलेक्शन करती है मूवीज़ की। और बाकी आप नीचे देख सकते हैं प्रोग्राम्स वगैरह, वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है, वो ऑर्गेनाइज करती है इवेंट्स, प्रोग्राम। और उसके बाद ये कलेक्शन, प्रिजर्वेशन का काम भी करती है, डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करती है। जो इंडियन पैनोरमा मूवीज़ होती हैं, बाकी मूवीज़ होती हैं, उनका काम भी ये करती है, जो है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसको ICHR शॉर्ट फॉर्म में बोला जा सकता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। और नाम से ही हमें पता चलता है कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसमें हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब इतिहास की जो रिसर्च होती है, इतिहास की जो जांच परख होती है, खोज होती है, उसके बारे में ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। इसका मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि इंडिया में हिस्टोरिकल रिसर्च को प्रमोट किया जाए, मतलब लोगों में अवेयरनेस डाली जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए ताकि वो हिस्टोरिकल रिसर्च करें। और जो भी हिस्टोरिकल रिसर्चर है उसको डायरेक्शन दे जाए, उसको मदद की जाए कि वो इस हिस्टोरिकल रिसर्च को कैसे कंडक्ट करेगा। और उसके बाद इसका एम क्या है कि जो हिस्टोरिकल राइटिंग है, मतलब जो भी आप हिस्ट्री के बारे में लिखना चाहते हैं, वो साइंटिफिक हो और ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो बायस्ड ना हो, वो किसी को फेवर ना करता हो, अनड्यूली फेवर ना करता हो, किसी के खिलाफ बिना मतलब के ना जाता हो, बल्कि ऑब्जेक्टिव हो, जैसा हमने पाया वैसा लिख दिया। ऐसी हिस्टोरिकल राइटिंग और ऐसी हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए जो बनाया गया है वो बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या किया जाता है, बहुत से सेमिनार्स, बहुत से कॉन्फ्रेंसेस जो है ये ICHR कंडक्ट करता है। और उसके बाद ये फेलोशिप भी प्रोवाइड करता है, मतलब मेंबरशिप भी प्रोवाइड करता है, जूनियर फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है ये स्कॉलर्स को और हिस्टोरियंस को फॉर देयर रिसर्च। क्लियर है। उसके बाद आता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंटैक बोल सकते हैं। ये इंटैक जो है, ये जो ट्रस्ट है, ये एक नॉन प्रॉफिट NGO है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट लोगों ने इसको बनाया है। कब बनाया था, 1948 में न्यू दिल्ली में। किस लिए बनाया गया था,
ताकि जो इंडिया की हेरिटेज है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को जानकारी दी जाए और स्टेप्स लिए जाएं ताकि उस हेरिटेज को कंजर्व किया जाए, बचाया जाए। विरासत, जो इंडिया की विरासत है उसको बचाया जाए। पहले तो उसके बारे में अवेयर किया जाए लोगों को और उसको बचाने की कोशिश भी किया जाए। जो पहला गवर्निंग काउंसिल था, मतलब जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, जो इसको गवर्न करती है इस ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। जैसे हम देख सकते हैं राजीव गांधी उसके मेंबर थे, MGK मेनन उसके मेंबर थे, डॉक्टर कपिला वत्स्यायन उनकी मेंबर थी और उसके बाद माधवराव सिंधिया एटसेट्रा जैसे लोग इसके मेंबर थे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रस्ट है, इसका मेन एम क्या है, फंक्शंस क्या है, ताकि मॉन्यूमेंट्स और रूइंस जो हैं उनको रिस्टोर किया जाए। मॉन्यूमेंट्स तो आपको पता है, रूइंस क्या होता है, रूइंस मतलब जैसे पुराना कोई किला वगैरह, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब तबाह बर्बाद हुई होती हैं, तो उनको रिस्टोर, उनको वापस अपनी शक्ल में लाने के लिए स्टेप्स लिए जाएं। उसके बाद क्रिएटिंग अवेयरनेस, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसके बारे में लोगों को, उसके कंजर्वेशन के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और बाकी बहुत से प्रोग्राम वगैरह इसके लिए कंडक्ट किए जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो 3 इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ेंगे जो इंडिया के कल्चर से रिलेटेड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो 1954 या उसी के आसपास एस्टेब्लिश किए गए थे ताकि इंडिया की जो हर टाइप की आर्ट फॉर्म है उसको प्रमोट किया जाए, उसको फॉस्टर किया जाए। एक तो है ये साहित्य अकेडमी, उसके बाद आएगा संगीत नाटक एकेडमी इसके बाद, और उसके बाद आएगा फिर ललित कला एकेडमी। ठीक है, ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना ज़रूरी है। तो पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी, वो है साहित्य एकेडमी। साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है, आर्ट ऑफ राइटिंग, जिसमें नॉवेल्स, पोएम्स, पोइट्री वगैरह जो है वो सारा इसी में आता है। ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग को बोलते हैं लिटरेचर। और साहित्य एकेडमी जो है ये इंडिया की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है। ये जो अकादमी है AKADEMY, ये हिंदी का एक वर्जन है। ठीक है, लेकिन एकेडमी जो है इसका इंग्लिश वर्जन है। ये जो एकेडमी है ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है इंडिया की साहित्य एकेडमी। आप पढ़ सकते हो, एकेडमी बोल दो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स का क्या मतलब होता है, नेशनल एकेडमी ऑफ लिटरेचर। लेटर का मतलब क्या है यहाँ पे, लिटरेचर। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनॉमस का मतलब आपको पता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। इसको बनाया गया था 1954 में। किस लिए बनाया गया था, ताकि जो इंडिया का लिटरेचर है, बहुत सी लैंग्वेजेस जो ये रिकॉग्नाइज करती हैं, उनमें जो लिटरेचर लिखा जाता है उसको फॉस्टर किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। और जो इंडिया का सारा लिटरेचर है, जो बहुत सी लैंग्वेजेस जो हम आगे पढ़ेंगे ये रिकॉग्नाइज करती है, उस लिटरेचर को कोऑर्डिनेट किया जाए। और इसके जरिए क्या है कि ओवरऑल जो है इंडिया में यूनिटी आ जाए। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, ऑब्वियसली सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जो लिटरली डायलॉग, पब्लिकेशन, प्रमोशन जो है इन द कंट्री उसमें काम करता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टोटल 24 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करती है। मतलब क्या है, जो 24 लैंग्वेजेस हैं जो ये रिकॉग्नाइज करती है उनके लिटरेचर को ये बढ़ावा देती है। ठीक है, 24 लैंग्वेजेस कौन कौन सी, 22 लैंग्वेजेस तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसके बाद 2 और लैंग्वेजेस, एक है इंग्लिश, दूसरा है राजस्थानी। इनमें जो भी लिटरेचर लिखा जाएगा उसके बारे में प्रमोशन का काम वगैरह, पब्लिकेशन का काम जो है वो साहित्य एकेडमी कर सकती है। तो इस पर्पस को पाने के लिए ये एकेडमी जो है वो क्या करती है, ये नेशनल और रीजनल वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह लगाती है। रिसर्च और ट्रैवल ग्रांट्स, मतलब पैसा वगैरह देती है रिसर्च के लिए, ट्रैवल के लिए। जो ऑथर्स होते हैं और उनकी बुक्स जो होती हैं, जर्नल जो होते हैं, उनको पब्लिश करती है। और ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर भी पब्लिश करती है। और ये बहुत से साहित्य एकेडमी अवार्ड भी देती है। जैसे मैंने कहा कि ये जो एकेडमी अवार्ड्स या जो भी हैं, जो इंडिया के कल्चर के बारे में अवार्ड्स हैं, उनके बारे में भी अलग से वीडियो बनी हुई है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और पहले आई बटन में भी दिया हुआ था मैंने, तो आप उसको अच्छी तरह देख सकते हैं। और अवार्ड्स के साथ साथ ये साहित्य एकेडमी फेलोशिप भी देती है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। इसके बारे में भी मैंने उस अवार्ड और ऑनर्स का जो सेक्शन है, जो वीडियो है, उसमें अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है।
और जो पहला जनरल काउंसिल था, जो पहली गवर्निंग बॉडी थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज रही हैं इंडिया की वो रही हैं, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अबुल कलाम आज़ाद हैं, सी राजागोपालाचारी हैं, के.एम. पानीकर एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत से हैं। और इसको प्रिजाइड किसने किया था, मतलब इसका प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन का? जवाहरलाल नेहरू, जो तब प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ये था साहित्य एकेडमी। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वो है संगीत नाटक एकेडमी। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया का, वो है संगीत नाटक एकेडमी। जैसे मैंने पहले ही कहा कि तीन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो बनाई गई थी 1952 या 54 के आसपास, उनमें से दूसरी यही है। पहली कौन सी थी? पहली थी साहित्य एकेडमी, यह है संगीत नाटक एकेडमी। और ये क्या है? ये है द नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। मतलब ये जो एकेडमी है ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बनाई गई है। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब वो आर्ट जो परफॉर्म करना पड़ता है आर्टिस्ट को, जैसे म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है। ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो थी 1952 में एस्टेब्लिश की थी उन्होंने 1952 में। और इसमें जो पहला जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर पीवी राजामन्नर। और जो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इनॉग्रेट किया था। तो जैसे हमें पता चला कि ये जो संगीत नाटक एकेडमी है ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसके फील्ड में ये एपेक्स बॉडी है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, ताकि ये प्रिजर्व कर सके, प्रमोट कर सके जो इंडिया की इंटेंजिबल हेरिटेज है उसको। म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, वो हेरिटेज, वो विरासत जो इंटेंजिबल है, जिसको हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे डांस है उसको आप देख सकते हो लेकिन हाथ में पकड़ नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। म्यूजिक है, ड्रामा है, तो इसको बोलते हैं इंटेंजिबल हेरिटेज। जैसे हमने पीछे पढ़ा था टेंजिबल हेरिटेज के लिए कौन सा बना है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। समझ आ रही है आपको? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या करती है कि बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एकेडमीज हैं बाकी डिफरेंट स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है, कोलैबोरेशन करती है और बाकी जो भी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करती है, ताकि ये जो पर्पस है इनका प्रिजर्व करने का, प्रमोट करने का, जो इंटेंजिबल हेरिटेज है इंडिया की, उसको मतलब हासिल कर सके उस ऑब्जेक्टिव को। संगीत नाटक एकेडमी जो है उसके 3 हिस्से हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जो 2 पहले हैं वो है डांस से रिलेटेड, जैसे जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, उसके बाद है कथक केंद्र जो दिल्ली में है, और तीसरा है राबिंदा रंगशाला। ये जो है ये एक ओपन एयर थिएटर है जो दिल्ली में ही लोकेटेड है। ओके। और अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड में अवार्ड्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो इस फील्ड में दिया जाता है, हाईएस्ट रिकॉग्निशन, हाईएस्ट अवार्ड, वो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स। और उसके साथ साथ संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है ये एकेडमी, ताकि जो भी डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स हैं, मतलब आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर में जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको इस एकेडमी की मेंबरशिप दी जाती है, ताकि उनको एनकरेज किया जाए और उनकी मदद भी की जाए ताकि वो और अच्छा इस फील्ड में कर सकें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो है ललित कला एकेडमी। ललित कला का मतलब होता है फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट, जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, ग्राफिक्स है, सेरेमिक्स है। ठीक है। ये सारा आता है फाइन आर्ट में। जैसे हमने पीछे देखा और मैंने पीछे भी कहा था आपको कि 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो 1954 या 1952 में बनाई गई थी, जैसे ललित कला एकेडमी 1954, साहित्य एकेडमी 1954 और संगीत नाटक एकेडमी 1952 में बनाई गई। इन तीनों ने सारी जो आर्ट है इंडिया में, तीनों टाइप की आर्ट को कवर किया हुआ है। साहित्य एकेडमी ने लिटरेचर को कवर किया हुआ है, संगीत नाटक एकेडमी ने परफॉर्मिंग आर्ट मतलब डांस वगैरह को कवर किया हुआ है। उसके बाद बचता था जो विजुअल आर्ट है, पेंटिंग वगैरह है, ड्राइंग वगैरह है, उसको जो है ललित कला एकेडमी जो है वो कवर करता है। और मतलब जो है ललित कला एकेडमी किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1954 में। किस लिए? ताकि जो इंडिया का फाइन आर्ट है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, ग्राफिक्स है, उसको प्रमोट किया जाए
और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लोगों में बढ़ाई जाए, वो इंडिया में हो या इंडिया से फिर बाहर हो। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी ऑटोनोमस काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, और बहुत सी जो स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम ये भी करती है, और एग्जीबिशन जो है ये लगाती है। इंडिया की फाइन आर्ट जो है उसकी एग्जीबिशन इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में भी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनकरेज किया जाए और प्रमोट किया जाए, जैसे हमने पहले भी देखा, स्टडी एंड रिसर्च इन फील्ड ऑफ क्रिएटिव आर्ट। मतलब स्टडी और रिसर्च, जांच पड़ताल, खोज किसके लिए? क्रिएटिव आर्ट्स के लिए। कौन कौन सी क्रिएटिव आर्ट? जैसे पेंटिंग है, स्कल्पचर्स हैं, ग्राफिक्स है, एटसेट्रा। और एनकरेज किया जाए और कोऑर्डिनेट की जाए जो एक्टिविटीज होती हैं किसकी? रीजनल आर्ट ऑर्गेनाइजेशंस की और स्टेट ललित कला एकेडमी जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, और कॉपरेशन को प्रमोट किया जाए। किनके बीच में कॉपरेशन को? आर्टिस्ट जो होते हैं और आर्ट एसोसिएशंस जो होती हैं उनके बीच में जो कॉपरेशन होती है उसको बढ़ाया जाए। समझ आ गया आपको? तो यहां पे हमारा कल्चर ऑफ इंडिया का 5वां टॉपिक, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये स्लाइड है, इस पे अब आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने पीछे नहीं लिखे हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट को चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिले, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। आपको सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। उसके बदले आपको जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं आज तक और जितनी भी हम वीडियोस बनाएंगे एग्जाम तक, उनका सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट भी आराम से निकाल सकते हैं। और ऐसे ही जैसे बिल्कुल कलरफुल, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से जो हमने बनाई हैं पीपीटीज, वैसे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपसे हमारी कोई जो वीडियो होगी नेक्स्ट टाइम वो मिस ना हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।